प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय रोका। आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में प्रथम प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्था में अंतिम यूनिट जनवादी चीन के संविधान के बारे में आपको ऑनलाइन लेसन के माध्यम से निरंतर जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम साम्यवादी चीन या जनवादी चीन के संविधान में राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम विधानमंडल भी कहते हैं, का गठन कैसे होता है, जनवादी कांग्रेस की शक्तियाँ क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, चीन के नए संविधान में जनवादी कांग्रेस को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन का सर्वोच्च विधायी अंग माना जाएगा। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति राष्ट्र की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाले महत्वपूर्ण निकाय होंगे। अब हम जनवादी चीन में कांग्रेस का गठन कैसे होता है, रचना कैसे होती है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। चीन में, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन चीन और नॉर्वे दुनिया के ऐसे देश हैं जहां आज भी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें जनवादी कांग्रेस में निम्नलिखित प्रतिनिधि होते हैं: प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। चीन के जनवादी कांग्रेस में सभी राष्ट्रीयताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष पूर्ण व्यक्ति को वयस्क माना गया है तथा उसे मताधिकार दिया गया है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या वर्तमान में लगभग 3037 के ऊपर है। इस प्रकार कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा लोक सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। कार्यकाल तथा अधिवेशन। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसकी स्थायी समिति का यह कर्तव्य है कि इसकी अवधि की समाप्ति के पहले चुनाव पूर्ण करवा लें। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाया जाता है। इस अधिवेशन को बुलाने का अधिकार स्थायी समिति को होता है। विशेष अधिवेशन आवश्यकता पड़ने पर स्थायी समिति द्वारा बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जनवादी कांग्रेस के 1/5 डिप्टी यदि मांग करे तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब हम कांग्रेस के कार्य एवं शक्तियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। चीन में जनवादी कांग्रेस के प्रमुख कार्य: अपने पहले अधिवेशन में जनवादी कांग्रेस अपने कार्रवाई की संचालन हेतु प्रेसिडियम का चयन करती है। यह संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी रखती है। कांग्रेस चीन में फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विविध अंगों के संबंध में नए कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करती है। जनवादी चीन गणराज्य के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों तथा ऑडिटर जनरल का चुनाव करती है। यह केंद्रीय सैनिक आयोग का चुनाव भी करती है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है। यह राज्य के बजट की जांच की स्वीकृति प्रदान करती है। यह युद्ध एवं शांति के प्रश्नों पर समुचित निर्णय लेती है।
नए संविधान के अनुच्छेद 63 में चीन की जनवादी कांग्रेस को निम्नलिखित व्यक्तियों को हटाने का भी कार्य करती है। चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार भी जनवादी कांग्रेस को दिया गया है। केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा आयोग के अन्य सदस्यों को भी कांग्रेस हटा सकती है। उच्चतम न्यायालय के सभापति या अध्यक्ष को भी कांग्रेस महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। ये कांग्रेस के मुख्य अधिकार, शक्तियाँ और कार्य थे। अब हम चीन में जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति के बारे में विवेचना करेंगे। जनवादी कांग्रेस की वस्तु स्थिति यह है कि संविधान के पृष्ठों पर ही सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है। वास्तविक स्थिति दूसरी ही है। प्रथम, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण यह किसी भी विषय पर ठीक से विचार विमर्श नहीं कर सकती है। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण इसकी शक्ति स्थायी समिति के पास केंद्रित हो गई है। चीन के साम्यवादी दल के नेता ही नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति तो औपचारिकता के आधार पर इसकी स्वीकृति प्रदान करती है। इस प्रकार चीन की जनवादी कांग्रेस या व्यवस्थापिका एक कमज़ोर संस्था है। अब हम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। स्थायी समिति क्या है? चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है जो अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का आकार बहुत बड़ा होने के कारण, निर्णय लेने में अव्यवस्था होने के कारण एक छोटी संस्था का निर्माण किया गया, उसे स्थायी समिति कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 65 में स्थायी समिति के गठन का पूर्ण विवरण दिया गया है। स्थायी समिति के एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष तथा महासचिव एवं अन्य सदस्य होते हैं। इसका चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाता है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लगभग 200 सदस्य संख्या वाली स्थायी समिति होती है। कार्यकाल, जहाँ तक स्थायी समिति के कार्यकाल का प्रश्न है, समिति उस समय तक कार्य करती है जब तक नई समिति का चुनाव नहीं हो जाए। संविधान के अनुसार जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है, अतः स्थायी समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष से कुछ अधिक होता है। स्थायी समिति की बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती है। बैठकों की अध्यक्षता समिति का अध्यक्ष करता है। अब हम स्थायी समिति की शक्तियाँ एवं कार्यों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। चीन की स्थायी समिति विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, युद्ध तथा सैन्य संगठन संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है। संक्षेप में उसकी शक्तियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। स्थायी समिति कांग्रेस के अधिवेशनों को बुलाती है। यह उन कानूनों को भी बना सकती है जो कि जनवादी कांग्रेस के द्वारा नहीं बनाए जाने चाहिए। कांग्रेस के सत्रावसान काल में कानूनों का निर्माण तथा संशोधन करने का कार्य भी स्थायी समिति ही करती है। यह राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग तथा न्यायालय के कार्यों की निगरानी भी करती है। राज्य परिषद के उन अध्यादेशों को अवैध घोषित करना जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसकी प्रमुख शक्तियां हैं। दूसरी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। चीन में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो मंत्रियों का चयन, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव के मनोनयन का कार्य भी स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या न्यायालय के अध्यक्ष द्वारा जब भी वे कोई नियुक्ति करते हैं तो स्थायी समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। विदेश नीति संबंधी कार्य। विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले दूतों व राजदूतों की नियुक्ति, पदच्युति करने का अधिकार भी स्थायी समिति के पास होता है। चीन पर कोई बाह्य संकट या आक्रमण होने पर युद्ध एवं संकट काल का निर्णय लेने का अधिकार भी चीन में स्थायी समिति को दिया गया है। विदेशों से की जाने वाली समस्त संधियों की पुष्टि भी स्थायी समिति ही करती है। चीन में सेना तथा कूटनीतिक क्षेत्र में उपाधियां वितरित करने का अधिकार भी स्थायी समिति के पास है। अब हम मूल्यांकन के तौर पर स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे।
चीन की स्थायी समिति एक महत्वपूर्ण संस्था है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से यह संस्था जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जनवादी कांग्रेस का आकार इतना बड़ा है कि इसका अधिवेशन इतने थोड़े से समय के लिए होता है कि इसमें कानूनों का निर्माण करना तथा इन्हें संशोधित करना संभव नहीं है। अतः वास्तविक शक्तियों का प्रयोग चीन में जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा ही किया जाता है। इसलिए चीन में स्थायी समिति सर्वोच्च संस्था है। धन्यवाद। जय हिंद। यहीं लेसन समाप्त होता है। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी विद्यार्थियों के लिए PDF फाइल में आज जो वीडियो दिया गया है, लेसन दिया गया है, उसके बारे में नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध है। जय हिंद।